नमस्कार। न्यूज एट 9 की शुरुआत देश को एक बार फिर झकझोर देने वाली हाथरस की घटना से, जहां 19 साल की दलित लड़की के साथ 4 लोगों ने रेप किया। फिर इसके बाद भी आरोपी पीड़िता से हैवानियत करते रहे, उसकी गर्दन तोड़ी। परिवार का आरोप है जीभ भी काट दी। 15 दिन पहले जो जमीन पर तड़प रही थी, हाथरस में हैवानियत की शिकार हुई वो बिटिया आज जिंदगी की जंग हार गई। यूपी के अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचकर भी उसकी जान नहीं बच सकी। दर्द से छटपटाते कराहते सांसों की डोर टूट गई। भाई कह रहा है कि उसकी जीभ तक काट ली गई थी, लेकिन प्रशासन की जीभ इसे झुठलाने में मशगूल है। काट दिया गया था जीभ को, और ये जो यहाँ से गर्दन की हड्डियाँ हैं 3, ये रीढ़ की मेन हड्डी होती है जिससे पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, तो वो भी गला दबाने के दौरान उसकी जीभ बाहर आई और दांतों के बीच में फंसने से उसमें जीभ में चोट आई थी और जीभ काटने की बात पूर्णतः सही नहीं है। पुलिस प्रशासन का दावा है कि पीड़िता की जान बचाने के लिए उसे अलीगढ़ से दिल्ली लाया गया, लेकिन परिजन इसे साजिश बता रहे हैं। पीड़िता जिसे कल परसों हम लोगों ने सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में बेहतर इलाज के लिए दाखिल करवाया था। हमको वहाँ पे गुमराह कर दिया, हमको एम्स के लिए बोला था उन्होंने, और यहाँ सफदरजंग में एडमिट करवा दिया। हम डॉक्टर से मिले, बदतमीजी तरीके से वो बात कर रहे थे कि आपको किसने बुला लिया यहाँ पे, कौन आपको एडमिट करवा के गया है यहाँ पर। दलित लड़की के साथ हुई हैवानियत को लेकर पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। परिवार की माने तो आरोपी पहले भी उन पर जुल्म और ज्यादती करते रहे हैं। पुलिस का दावा है कि उसने पीड़िता को इंसाफ दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन पीड़ित के भाई का बयान वर्दी के भरोसे पर सवाल उठा रहा है। अब 307 से इसे 302 में तरमीम किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है और वो की जा रही है। चारों अभियुक्तों की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है। अभी तक क्या करा, अभी कल परसों में गिरफ्तारी करी है। 14 तारीख की घटना है, जब से अभी करी है इन्होंने गिरफ्तारी। पीड़िता के भाई की माने तो आरोपी परिवार ने 19 साल पहले भी उनके दादाजी पर जानलेवा हमला किया था, लेकिन पुलिस कह रही है ये मामला तो कब का खत्म हो चुका है। ये लोगों ने हमारे दादाजी के साथ भी मारपीट करी थी, तो शायद इन्होंने पूरे इंजेस निकाले हो। SC/ST का मुकदमा 2001 में दर्ज, वो मामला समाप्त हो चुका था। हाथरस में हुई हैवानियत को लेकर दिल्ली में आज जमकर हंगामा हुआ। पटना के घटना के बाद देश भर में गुस्से का उबाल है। पीड़िता के परिजन सफदरजंग अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं, तो इस पर सियासत भी हो रही है। भीम आर्मी ने पोस्टमार्टम में घपलेबाजी का आरोप लगाया, तो कांग्रेसी भी अस्पताल में धरने पर बैठ गए। हाथरस में हैवानियत की शिकार हुई बिटिया तो हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन उसे इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर हंगामा जारी है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम में घपलेबाजी का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेसी नेताओं ने भी सफदरजंग अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। न्याय की मांग कर रहा हूँ। जब अन्याय होगा तो न्याय के लिए खतरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, राम राज्य में दलित सुरक्षित नहीं है। मैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ बैठा हूँ। रेप का FIR दर्ज है, पीड़िता का स्टेटमेंट है, और उसके बाद भी वो कर रहे हैं, तो निष्पक्ष जांच तो उनसे नहीं हो सकती। इसलिए CBI की जांच हो और 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता हो, एक को नौकरी हो। कांग्रेसियों ने इस मुद्दे को लेकर लखनऊ के GPO पर भी धरना प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया है। हाथरस में हुई हैवानियत को लेकर यूपी के विपक्षी दलों ने योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। 19 साल की लड़की से हुई दरिंदगी पर यूपी की खामोश सियासत भी उबल उठी है। तमाम विपक्षी दल सत्ता से तीखे सवाल दाग रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का इल्जाम लगा रहे हैं। उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा लिखा सिर्फ इसलिए क्योंकि जो दबंग थे वो सत्ता प्रमुख के बिरादरी के हैं। जिंदा जलाया जा रहा है, तेजाब फेंका जा रहा है। ये आपने चिमयानंद के खिलाफ क्या कार्रवाई की, जिसके ऊपर उस बेटी ने गंभीर आरोप लगाया था। इनके पदाधिकारी और इनके विधायक और पूर्व सांसद तमाम घटनाओं में लिप्त है। अपनी बहन को न्याय दिलाना, उसके लड़ना राजनीति है, तो ये राजनीति में करूँ। महिला आयोग कहाँ है? क्या दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं? क्या वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय नहीं मिलना चाहिए? जिले के अस्पताल में तो बच्ची सुरक्षित थी, लेकिन हायर सेंटर दिल्ली आके वो एक रात नहीं झेल पाई। ये मौत नहीं, हत्या है। इस घटना की CBI जांच होनी चाहिए और अपराधियों को फांसी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अब ये जंगल राज नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री अब चैन से जो है अपने AC रूम में नहीं सोएंगे। तो FIR तुरंत दर्ज हुआ और कार्रवाई भी तुरंत हुई।
4 लोग जो थे दोषी जो हैं उनको पकड़ा भी है। अब कानून अपना कठोर से कठोर कार्रवाई इस पे करेगी, कानून के तहत होएगा। महिला अधिकारों की जंग लड़ने वाले हाथरस की वारदात से सन्न रह गए हैं। हर कोई यही कह रहा है, महिलाओं की पूजा का दावा करने वाला समाज लड़कियों को इंसान क्यों नहीं समझ रहा। 19 साल की एक दलित लड़की मवेशी के लिए चारा लाने खेत जाती है, लेकिन हैवानों का चारा बन जाती है। हाथरस की इस घिनौनी वारदात से महिलाओं का भी खून खौल उठा है। क्या आज इंसान के बदले राक्षस पैदा होने लग गए हैं? आखिर हो क्या गया हमारे समाज को? एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसका जीभ काट दी जाती है और उसका शरीर शांत हो जाता है। क्या इनको हाथों हाथ सड़क पर हैंग नहीं कर देना चाहिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने मात्र से बेटियां नहीं बचेंगी। ये बेटियां कब तक अपनी बलि देंगी और उत्तर प्रदेश में कब तक अपराधियों के हौसले बुलंद रहेंगे? मुझे लगता है इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। एक लड़की मरी है ये बात करी जाए, ना कि दलित लड़की मरी है। हमारे लिए चाहे किसी भी कास्ट की लड़की हो, लड़कियां हमारी अपनी हैं और हम इस देश की हैं। आज फिर एक बार हम फिर 2012 में पहुंच गए। सुबह सुबह जैसे उठे हमें खबर मिली कि आज फिर एक बच्ची अपनी जिंदगी से हाथ धो दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन से नाता तोड़कर मायावती के साथ गठबंधन कर लिया है। मायावती ने कुशवाहा को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पहले वाले 15 साल और बाद वाले 15 साल वाले जो हैं, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू बनकर रह गए हैं। सीटों का गुच्छा न महागठबंधन में मिला न एनडीए में। जाहिर है कुशवाहा इन्हें खट्टे अंगूर तो कहेंगे ही, लेकिन पाला बदलने के लिए कोई तो बहाना चाहिए था। लिहाजा जनता के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी फायरिंग शुरू कर दी। बिहार की जनता आज नया विकल्प चाहती, नया विकल्प चाहती। नीतीश जी से मुक्ति चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के साथ या पिछला जो 15 साल था वहां जनता फिर से वापस नहीं होना चाहती। एनडीए और महागठबंधन दोनों की मलाई खा चुके उपेंद्र कुशवाहा को महज 4 दिन के भीतर ही ये भी ज्ञान हो गया कि बिहार की जनता उन्हें मायावती की शरण में देखना चाहती है, क्योंकि मायावती ही उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित कर सकती हैं। तत्काल बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है। बिहार के लोगों से आग्रह होगा कि 5 साल दीजिए। हम 29 साल में रसातल में जिन लोगों ने पहुंचाया है, हम उससे अलग बिहार को, अच्छा बिहार, नौजवानों को रोजगार देने वाला बिहार, गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा वाला बिहार बनाने का काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदि के साथ गठबंधन करके यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और यदि इस नए बने गठबंधन को बिहार की जनता का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो फिर इस गठबंधन की ओर से श्री उपेंद्र कुशवाहा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में नेताओं के पाला बदल और गठबंधन की खींचतान को लेकर वार पलटवार जारी है। जेडीयू कुशवाहा को लेकर आरजेडी पर हमलावर है। आरजेडी चिराग पासवान का पता पूछ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी महागठबंधन से बाहर आई और जेडीयू आरजेडी पर तंज कसने लगे, लेकिन आरजेडी कह रही है कि कुशवाहा की पार्टी तो पहले ही आरजेडी में शामिल हो चुकी है। तेजस्वी जी की बौखलाहट तो समझ में आती है। पूरी तरह से वो जमीन पर आ चुके हैं। पार्टी ध्वस्त होने की कगार पर है। गठबंधन टूट गया, केवल कांग्रेस साथ में बचा है। उनका पटिए सब आ गया, हमरे में तो बचा क्या। डंका के चोट पर वो बेचारा भूदेव चौधरी मेरे साथ एमएलए रहे हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर वो मेरे पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, हमारे पार्टी में रहना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं लेंगे उनको। जेडीयू कुशवाहा को लेकर आरजेडी को घेर रही है, तो आरजेडी कह रही है कि एनडीए का चिराग जल्द ब्लास्ट करने वाला है। ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और कभी भी बम ब्लास्ट कर सकता है और चिराग एनडीए में कभी भी आग लगा सकते हैं। 2010 में हम लोगों ने 206 सीटें जीती थी और तब हम और भारतीय जनता पार्टी मिलकर लड़ रहे थे। अपने अस्तित्व के लिए नीतीश कुमार जी को निशाने पर रखकर सुर्खियों में जगह पाना चाहते हैं।
चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 54 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। 230 विधायकों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने वाले 25 विधायक हैं। इसके अलावा 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी के विधायक के निधन के बाद खाली हुई सीटें हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 116 है। इनमें से बीजेपी के पास 107 सीटें, यानी सत्ता में बने रहने के लिए 9 सीटों पर जीत जरूरी है, जबकि कांग्रेस के पास 88 विधायक हैं। ऐसे में पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए पार्टी को सभी 28 सीटें चाहिए। भाजपा को कड़ा जवाब देने की हमारी पूरी तैयारी और इन चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएगा। सभी 28 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के पास वोट मांगने का कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने अब तक 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और कमलनाथ ने चुनाव के ऐलान के साथ ही ट्वीट करके बताया कि पार्टी बाकी सीटों के प्रत्याशियों के नाम भी जल्द घोषित करेगी। चुनाव नहीं है, उपचुनाव नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और ये चुनाव तय करेगा कि हमारा प्रदेश कौन से पटरी पर चलेगा। जबकि भाजपा के नामों की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 25 सीटों पर उसके प्रत्याशी लगभग तय माने जा रहे हैं। इनमें 2200 विधायक होंगे जो सिंधिया के साथ भाजपा में आए और 3 वे जिन्हें सीएम शिवराज ने शामिल करवाया है। एमपी के उपचुनाव में प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के जरिए कांग्रेस अब सिंधिया के गढ़ में सिंधिया से बगावत का हिसाब चुकता करने की तैयारी कर रही है। आप भी देखिए कैसे। कांग्रेस की पाठशाला में राजनीति का पाठ पढ़ने वाले 3 सहपाठी प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने होंगे। एमपी की 28 में से 16 सीटें सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल इलाके से हैं। इसी सियासी जमीन पर 2 दलों में बंट चुके ये तीनों दोस्त अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए जोर आजमाइश करेंगे। दरअसल कांग्रेस दतिया के मां पीताम्बरा के दर्शन के बहाने प्रियंका गांधी के रोड शो की तैयारी कर रही है, जिसका मकसद ग्वालियर चंबल की 9 विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों पर प्रियंका से प्रचार करवाना है। तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के दोस्त रहे सचिन पायलट भी सिंधिया के गढ़ में उनके खिलाफ कांग्रेस का प्रचार करेंगे। ग्वालियर चंबल की इन 16 सीटों पर गुर्जर समाज का खासा दबदबा है। यही वजह है कि सचिन पायलट के गुर्जर समुदाय से होने के चलते इसे कांग्रेस भुनाना चाहती है। गांधी जी हैं, उनका कोई व्यक्तिगत दौरा ऐसा संभावित है जो पीताम्बरा जी का, तो अगर वो वहाँ पर आती हैं तो पार्टी निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति का लाभ लेगी। सचिन पायलट जी जो है पूर्व में भी हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश के चुनाव में आए हैं और उन्होंने जो है अपने प्रभाव का उपयोग किया। कांग्रेस की हार जोरदार होने वाली है, तो इस हार का श्रेय अब किस किस के सर आएगा, प्रियंका जी या सचिन पायलट जी के या कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह। यानी आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस सिंधिया की काट उन्हीं के दोस्त रहे प्रियंका गांधी और सचिन पायलट में ढूंढ रही है। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में एम्स ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके विसरा रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के शरीर में जहर नहीं मिला है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी जल्द सुलझ सकती है, क्योंकि सीबीआई को एम्स की रिपोर्ट मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक एम्स ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि मुंबई में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कई खामियां हैं। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल पर सवाल भी उठाए हैं। एम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत के गले पर निशान का उल्लेख रिपोर्ट में ठीक से क्यों नहीं है। लिगेचर मार्क यानी गले पर फंदे के निशान का जिक्र कहीं नहीं है। लिगेचर मार्क की डिटेल गड़बड़ी की ओर इशारा कर रही है। पीएम रिपोर्ट में मौत का अनुमानित समय क्यों नहीं दिया गया। रिपोर्ट में ऐसी कई बातें हैं जो सुशांत की बॉडी के हालात से मेल नहीं खाती है। पोस्टमार्टम में कई ऐसी गड़बड़ियां सीबीआई ने भी पाई थी जो एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीबीआई इसीलिए शायद बार बार कह रही है कि उसके सारे विकल्प खुले हुए हैं और वो हत्या के एंगल से भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं, एक आतंकवाद तो दूसरा नार्को टेररिज्म, जिसकी नापाक साजिश लगातार पाकिस्तान रच रहा है। जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई नशे की खेप को सरहद के इस पार भेजने की लगातार कोशिश कर रही है। लगातार कायर पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरहद के उस पार से भारी भरकम नशे की खेप भेज रही है।
LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान बाकायदा ड्रोन का सहारा ले रहा है ताकि नशे की खेप को भारत पहुंचाया जा सके। हालांकि जम्मू कश्मीर में नशे से निपटने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो नशे के नेटवर्क को तोड़ने में लगातार कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हाल ही में हशीश की एक बड़ी खेप जम्मू में पकड़ी गई थी, जो कश्मीर से मुंबई भेजी जा रही थी। हेरोइन के जो बड़े कैचेज अभी तक जितने भी आए हैं उनके क्रॉस बॉर्डर लिंक से ही आए हैं। वो बड़ा क्लियर सा पैटर्न एक हमें जो ANTF ने अभी तक स्टडी किया है। हेरोइन हमें अफगानिस्तान से थ्रू पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर इंडिया में आ रही है। कभी पार से ड्रोन से वेपन फेंके जाते हैं, नारकोटिक्स की तस्करी जो है पार से ड्रोन से होती है, और इन्फिल्ट्रेशन की बहुत सारी कोशिशें जो है वो राजौरी और पुंछ के खित्ते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।